नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट ये है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अब सीधा उनका काफिला, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, जनरल वीके सिंह उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से उनका भव्य स्वागत हुआ। स्कूल की कुछ बच्चियां थी जिन्होंने पारंपरिक नृत्य करके उनका स्वागत किया। जो बाइडेन ने ताली बजाकर उनकी तरफ हाथ फहराकर, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। ये देखिए उसी वक्त की तस्वीर है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद सीधे प्रेसिडेंट जो है अपनी गाड़ी में सवार हुए, बीस्ट में सवार हुए और वहाँ पर वो अपने ऑफिसर्स से कुछ देर गुफ्तगू करते रहे। इनफैक्ट वो ब्रीफिंग ले रहे थे, कुछ चीज़ें बाकायदा उन्होंने नोट भी की है, वो तस्वीर भी आपके सामने आएगी। कुछ चीज़ें बताई जा रही थी उनको और वो बाकायदा उसे नोट कर रहे थे। और क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री निवास पहुँचना है, 7 लोक कल्याण मार्ग, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल करेंगे। उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निवास में इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लिया। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और इस वक्त भी जो बायलैटरल टॉक्स होने वाली है अमेरिका के साथ, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी कुछ अहम बातचीत इन दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों में हो सकती है। इसलिए क्योंकि बाइडेन ये बात जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन भी सुनते हैं और ज़ेलेंस्की भी सुनते हैं और वो हो सकता है कि इस बात को दोबारा रिएटरेट करें कि किसी तरीके से इन दोनों मुल्कों को अब आपस में लड़ने से रोकना होगा। उस पर भी ये तो मैं कह रही हूँ कि बातचीत का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इस मसले को लेकर होगी कि अब इस रिश्ते को कितना और प्रगाढ़ करना है टेक्नोलॉजी के मामले में। और जिस तरीके और ये यूएई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, क्राउन प्रिंस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और उनको रिसीव करके ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी जो मुलाकात होने वाली है, ये मुलाकात बाकायदा होने वाली है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। काफिला निकल चुका है। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक इतने बड़े मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। इसका आयोजन कोई छोटी बात नहीं है। रामकृपाल जी, देखिए, धीरे धीरे आज रात तक तो सभी लोग आ जाएंगे। और जो ये बात कह रही थी कि देखिए इस बैठक में थोड़ा सा, जैसे पुतिन नहीं आए, शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, तो एक यूक्रेन को लेकर के और जो अभी हाल में बयान जिस तरह से भारत के बारे में आया था, थोड़ा बहुत जो एक तनाव की स्थिति है। और देखिए चूँकि 20 कंट्रीज़ में से ज़्यादातर जो हैं वो यूक्रेन के साथ देने वाले हैं, तो ये भी ये है कि भाई रसिया जो प्रतिनिधित्व कर रहा है या चाइना के जो आएंगे उनका रुख बिल्कुल दूसरी तरफ है। इसके बीच से भारत को कोई एक रास्ता निकालना है कि जितनी सहमति बन सके, तो एक जॉइंट कम्युनिक्यू के लिए कोशिश होगी। और ये बहुत मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद ही G20 के किसी और मीटिंग में इस तरह का माहौल रहा हो या इस तरह की मतलब कहते हैं कि उम्मीद की जा रही है कि तब भी कई लोग देख रहे हैं जो बिजनेस संतोषी लोग हैं, उनको ये है कि कुछ गड़बड़ हो जाए अलग अलग। बट भारत का जो रोल रहा है ये है कि किसी भी तरह, जैसा मैंने कहा था कि सब लोग ये उम्मीद दुनिया करती है कि भारत कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेगा। और रामकृपाल जी, आप कितना सही कह रहे हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पर इस वक्त 2 रक्षा विशेषज्ञों में भयंकर झगड़ा हो जाए, वाला अल्लाह ना करे कि दोनों हमारे रक्षा विशेषज्ञों में झगड़ा हो, लेकिन सिर्फ समझाइश के लिहाज से मैं कह रही हूँ। और उसमें दोनों ही हमारे मेहमान, दोनों ही हमारे नज़दीकी, और इनमें से हमें बार बार प्रेशर किया जाए कि एक शख्स का साथ दो, एक मुल्क का साथ दो। पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है, एक यूक्रेन के साथ, एक रशिया के साथ, और इकलौता हिंदुस्तान है जो कह रहा है भाई हम रशिया के साथ भी उतना ही है जितना यूक्रेन के साथ है।
जब शुरुआत हुई थी रामकृपाल जी, तब मैं अपनी समझ के नज़रिए से आपको समझा रही हूँ, तब एक बार के लिए लगा था कि यूक्रेन जो है, कुछ विजुअल्स पहले प्रिया की तरफ से हम विजुअल्स देख लेते हैं, उसके बाद प्रिया। बिल्कुल रूबिका, सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। जो बाइडेन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए हलचलें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास के भीतर अभी 50 गाड़ियों का काफिला अभी भीतर की तरफ गया है और बाहर की तरफ सड़क पर भी अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त हलचलें तेज़ देखने को मिल रही है। और आपको ये भी हम बताते चले कि जो अमेरिका से जो सिक्योरिटी एजेंसीज आई हैं, आपको उसके भी अधिकारी यहाँ पर सड़क पर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें इस वक्त भारत 24 अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि बायलैटरल टॉक अब से बस कुछ मिनट में जो बाइडेन पहुंच चुके प्रधानमंत्री आवास के भीतर इस वक्त उनकी मौजूदगी है और ये बायलैटरल टॉक्स अब शुरू हो जाएगी। लेकिन बाहर किस तरीके से हलचलें यहाँ पर तेज हो गई है सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, एक तरफ आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको एजेंसीज के वो तमाम अधिकारी यहाँ पर नजर आएंगे जो कि ठीक अमेरिका से आए हैं। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि तमाम चीज़ों को हम कैसे सुनिश्चित करें। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि उधर की तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं आपको, कि जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। ये तमाम गाड़ियाँ हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री आवास के भीतर मौजूद हैं और अब से कुछ मिनटों के बाद ये जो बायलैटरल टॉक्स है वो शुरू होगी। वो टॉक्स जिसमें पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं, क्योंकि जैसा कि रूबिका आप भी जिक्र कर रहे थे कि कई सारे ऐसे विषय हैं, रूस यूक्रेन के बीच में भी जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी बातचीत। और इस वक्त हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये भी कि 26 जनवरी के मौके पर, रिपब्लिक डे के मौके पर जो बाइडेन मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर सकते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री आज इस बायलैटरल टॉक में उनको इन्वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के आज चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हलचलें बहुत तेज और जो बाइडेन और उनका ये पूरा काफिला अभी अंदर की तरफ मौजूद है रूपिका। और इन दोनों का इस वक्त टेबल पर बैठकर बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2025 तक इन दोनों देशों ने $30 बिलियन के बायलैटरल व्यापार का टारगेट रखा है। और ये $30 बिलियन जो है, इसको कहाँ इसका निवेश किया जाना है, कैसे किया जाना है, किस फील्ड में किया जाना है, कब कब किया जाना है, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। इन सब पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है मेजर अली। इसीलिए इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात जो है वो महज इस बात पर ना हो जाए या एक किसी मसले को लेकर नहीं है। ये इन दोनों मुल्कों को बहुत सारे मामलों में एक ही पेज पर होना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल रूबिका जी, देखिए इनकी पहली बात तो और डिफेंस डील्स भी अलग से हो सकता है, ये इसकी उम्मीद है। जैसे कि GE US जेट इंजन के उसके ऊपर बात होए, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बात होए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अमेरिका के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके स्टूडेंट वीज़ा, स्टूडेंट वेलफेयर, उसके ऊपर बात हो। उसके बाद हमारा इंडियन डायस्पोरा बहुत सा US में है, उनके वेलफेयर के ऊपर भी बात हो, कि उनकी देखभाल के ऊपर बात हो। इसके अलावा और जैसे कि दोनों की देशों के बीच में टाइज और कैसे मजबूत और पुख्ता की जाए उसके ऊपर बात हो। तो ये बहुत सी लोग अनुमान लगा के यहाँ पे स्पेकुलेट कर बैठे हैं। और मेरे को इतना मालूम है, इतना ज़रूर मालूम है, इतना फुल कॉन्फिडेंस है कि जो भी बात यहाँ पे होएगी इसमें कुछ ना कुछ फ्रूट पक्का निकलेगा। इट विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल। और ये दो मुल्कों को लेकर बात नहीं है। ग्रुप कैप्टन आप पांडे, आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के और प्रधानमंत्री ने भी अलग अलग मौक़ों पर, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, इन बड़े बड़े संगठनों में भी कैसे बदलाव की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा संभव है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है और कूटनीतिक औपचारिकताओं का सवाल है, ऐसे जब समिट होते हैं तो बहुत बड़े निर्णय नहीं लिए जाते जो ऑलरेडी एग्रीमेंट्स में, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए थे और काफ़ी समझौते हुए थे। उन समझौतों के मद्देनजर उसी परिप्रेक्ष्य में ही बातें होने की संभावना अधिक है। अब रही बात कि क्या कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, तो निश्चित रूप से हो सकता है अगर उसकी आवश्यकता है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया की विषय की बात है, दिल्ली डिक्लेरेशन की जो तैयारी की जा रही है, जो कहा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ का, वो सवेरे जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि ये साउथ ग्लोबल की आवाज़ होगा। ये डॉक्यूमेंट जो तैयार हो रहा है उसमें अभी जो शाम की जो खबर है, जो इनपुट है वो ये है कि इसमें रुकावट आ रही है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के बारे में उसके कहा जाए, जबकि रशिया और चीन चाहते हैं कि उनका पक्ष भी उसमें रखा जाए। तो ये जो एक ऊहापोह की स्थिति है निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उम्मीद है कि ये शायद हल हो जाए अगले 24 घंटों में। और हो सकता है कि दोनों प्रमुखों के बीच में जो बातचीत होगी बाइडेन और मोदी साहब के,
उसमें हो सकता है कि यूएस को यूक्रेन को क्या हम कैसे एड दे सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और मानवीय स्तर पर जो आवश्यकताएं हैं वो युद्ध अपनी जगह है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं बहुत सीमित मात्रा में रह गए हैं। उनकी खाने पीने की व्यवस्था और बाकी जो उनकी दैनिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या कर सकता है विश्व, उसके बारे में निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि ये एक बहुत लंबा विषय है और काफ़ी लंबे समय तक इस पर जो है बातचीत की जाती रही है। हाँ, रामकृपाल जी, जो बात अभी ग्रुप कैप्टन डॉक्टर पांडे इस वक्त कह रहे हैं, अक्सर ये होता है कि जितने भी ये सुपर पावर मुल्क हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, ये अपना तो एक एलीट ग्रुप बना देते हैं और फिर हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, एक अलग ग्रुप उनका बन जाता है। लेकिन ये G20 में जब अफ्रीकन यूनियन को भी इनवाइट किया कि आइए भाई, जो ग्लोबल साउथ जिसके बारे में कहा गया है कि नहीं हम सब एक टेबल पर रहना चाहते हैं, ये क्या तरीका है कि हम सब जो है एक जगह रहेंगे और बाकी जो मुल्क जिनको हमारी ज़रूरत है वो दूसरी तरफ रहेंगे। मानवता को कैसे प्रायोरिटाइज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, इतिहास कई बार कुछ चीज़ों को एक निर्मम सच को दिखाता है। देखिए, आज अमेरिका, यूँ समझ लीजिए, अमेरिका ने चीन को अमेरिका ने खड़ा किया। चीन के पास क्या था? 2 दशक तक सिर्फ इसलिए कि लेबर वो सस्ता था, उनकी कंपनियों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था, उसके लिए आपने टेक्नोलॉजी दी, उनको पैसे दिए, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा सब कुछ चाइना में होता रहा। और वही चाइना जब आपके लिए थ्रेट हुआ तब आपकी निगाहें खुल रही हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज सोवियत रसिया से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन आज जब आप ये बात करते हैं कि ये लड़ाई जो है, जब उसको आइडियोलॉजिकल कहते हैं कि ये तानाशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है, तो आपने सबसे ज़्यादा तो पैदा आपने किया। तब आपको नहीं लग रहा था कि तानाशाही को आप मजबूत कर रहे हो, तब आपको भारत की याद नहीं आई थी। आज अमेरिका ये मान चुका है कि वो ब्लंडर था, अब उसको सुधारने का एक ही तरीका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो कुछ भी अमेरिकी पॉलिसी में बदलाव आया है वो चॉइस नहीं, कंपल्सन भी है। बहुत बढ़िया। ये इतना बड़ा मार्केट जो भारत के पास है, आज देखिए अब जाके रियलाइज हुआ है कि नहीं, हमने गलती की थी और हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए था, न कि तानाशाहियों को मजबूत करना चाहिए था। चाहे जितने आपके आर्थिक हित उससे हो रहे होते, कई बार आप अपने आर्थिक हितों के ऊपर आप फ्यूचर को देखिए। और रामकृपाल जी, ये तो गलत नहीं है ना कहना कि अब से पहले तक हम अमेरिका को सुनते थे, नो डाउट अबाउट इट, कि और हमें ये पता होता था कि अमेरिका कभी हमारे साथ फ्लर्ट करता है, कभी उधर चला जाता है, कभी पाकिस्तान को ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, कभी फिर इधर आ जाता है। लेकिन आज वो सुना नहीं रहा है, आज वो कह रहा है भाई मैं भी सुन रहा हूँ, कहो क्या सही है। आप देखिए ना, सारी पॉलिसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, क्या मिला आपको? तो ये मैं कह रहा हूँ कि अब दुनिया बदल रही है और ये भारत का पोटेंशियल अब वो देख रहे हैं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया में कितना असर पड़ा। और ये जो पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड है क्या कहता था कि भारत की तो आधी आबादी ही खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े संस्थान, आज भी वो मीडिया संस्थान क्या क्या नहीं कहते, और हमने अपनी दवा इजाद की और पैरासीटामोल को मलेरिया के लिए ट्रंप ने कहा कि हमको दे दो। हम कैसे भूल सकते हैं वो पश्चिमी मीडिया का हमारे साथ जो रवैया था, उनके यहाँ पर वो सफेद झंडे, उन जमीनें कम पड़ गई थी। करेक्ट, वही मुझे याद है, जमीनें कम पड़ गई थी, वो सफेद झंडे कब्रों पर लहरा रहे थे और किसी ने एक शब्द उस पर नहीं कहा। और हमारे यहाँ की कुछ चिताओं को ऊपर से फोटो खींच के हमारे फोटोग्राफर को पैसे देकर वो कॉपीराइट खरीद के लगातार वो, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम अंत्येष्टि करते हैं, जलाते हैं। लॉ फोटोग्राफी में हमेशा बड़ी वो दिखाई पड़ती है, लेकिन वही मैंने कहा है कि जो आपने देखा है सफेद झंडे का जो अनंत मैदान दिखाई दे रहा था, अंत में कुछ रिपोर्टर ने वहां भी पहुंच करके किया, वो सच्चाई दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी चंद लाशों को दिखा करके क्या किया गया। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से हम कोविड से निपटे, दुनिया चकित रह गई। तो वो भारत में जो इनहेरेंट पोटेंशियल है, इसको भी अमेरिका जान रहा है। आज की तारीख और आज की तारीख में इतनी बड़ी मार्केट,
वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आपदा में अवसर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, वो इस वक्त जो है हिंदुस्तान ने उससे बेहतरीन उदाहरण कोई और मुल्क दे नहीं सकता है जितना आज हिंदुस्तान भारत देता हुआ नजर आ रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब लगातार वो तस्वीरें आने लगेंगी। बायलैटरल टॉक्स अभी जो है चल रही है, बाइडेन पहुंच चुके हैं, अंदर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हो रहा होगा। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आएंगी जो हम साझा करने वाले हैं।